नमस्कार विद्यार्थी जी। तो गांधी इरविन समझौता आपका टॉपिक चल रहा था। क्वेश्चन शुरू से करने से पहले एक गुजारिश आपसे है मेरे भाई कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में भी थोड़ा समय लगता है मेरे भाई, मेहनत लगती है, और थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। हर क्वेश्चन 2 बार बोलेंगे मेरे भाई, बस आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। 1.5x के स्पीड पे आपको बस सुन लेना है, क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहां पर हुआ था? कहां पर संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कुछ आगे जो प्रमुख शर्तें हैं जिसके लिए गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। पहला था नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन करना, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। गांधी और इरविन समझौते के प्रमुख शर्तों में से एक था। दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोल मेज सम्मेलन में भाग लेना। यह भी गांधी इरविन समझौते के बीच का शर्त था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, यह भी 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका प्रमुख शर्त यह भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। सरकारी नौकरी छोड़ने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। सरकारी नौकरी छोड़ने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये गांधी जी की तरफ से था। केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। केवल उन्हीं कैदी को रिहाई दिया गया जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। इसमें आपके भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद तो खैर युद्ध करते करते मर गए थे, वीरगति को प्राप्त हुआ था उनको, लेकिन भगत सिंह वगैरह को वो उन लोगों को रिहाई नहीं मिला था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? तो गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता करना है, लोगों को गोल मेज सम्मेलन में, लोगों को मतलब कांग्रेस के लोगों को गोल मेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करवाना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रुकवा देना है। यही इरविन का चाल था गांधी इरविन समझौता के मध्य। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने मध्यस्थ मीडिएटर की रोल प्रेजेंट की थी। किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था?
एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, ये सिर्फ सांत्वना है, होना कुछ नहीं है। ये कहना था कैंपबेल का। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है मेरे भाई। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किया था? सभापतित्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभापतित्व मतलब अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 ईस्वी में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने। किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता 1931 में सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था मेरे भाई। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने माना था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। याद हो जाना चाहिए मेरे भाई। लगभग 10 से 15 बार मैं बोल चुका हूं कि कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। में किस प्रतिनिधि यानी डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? गांधी इरविन समझौते का विरोध कराची अधिवेशन 1931 में किसने नहीं किया था? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने, या पुरुषोत्तम दास टंडन भी ने बोला जाता है। उन्होंने उसका विरोध नहीं किया था। चलिए अब गोल मेज सम्मेलन मेरे भाई, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? 1930 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? 1930 ईस्वी में। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी? रैमजे मैकडोनाल्ड 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भारतीय नेता थे जो लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन में संपन्न
हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। केटी पाल ने लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। केटी पाल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, क्या क्या सही कथन है? तो यह 1930 में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही बात है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। दूसरा है, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसे साइमन आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये बात भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। ये सारी बातें सत्य है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे मेरे भाई 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो सेंट जेम्स पैलेस। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कौन सा था? तो सेंट जेम्स पैलेस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र था मेरे भाई, जो लंदन में है। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन आया है मेरे भाई। एस राजपूताना। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जब लंदन गए थे भाग लेने के लिए, तो जिस पानी का जहाज से गए थे उस पानी का जहाज का नाम है एस राजपूताना। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ पर ठहरे थे? तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो लंदन के किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे और गए थे पानी के जहाज से। उस जहाज का नाम था एस राजपूताना। अगला क्वेश्चन है, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी थे, सरोजनी नायडू थी, साथ में मदन मोहन मालवीय जी थे, महादेव देसाई थे, प्यारे लाल नैयर थे जो गांधी जी के सचिव थे। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और गांधी जी के सचिव प्यारेलाल। सचिव थे या पुत्र थे? कौन थे? जमनालाल बजाज शायद सचिव थे, प्यारेलाल नैयर। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे, पंडित नेहरू भाग नहीं लिए थे, मौलाना आजाद भाग नहीं लिए थे। ये थोड़ा प्यारेलाल के बारे में आप गूगल कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है मेरे भाई,
बकिंघम पैलेस, बकिंघम पैलेस 1931 ईस्वी में, बकिंघम पैलेस में 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो सही तथ्य है मेरे भाई 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई थी। 19 नवंबर 1931 को बकिंघम पैलेस में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई थी। दूसरा पॉइंट है बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया था। बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया था। सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? सम्राट ने पूछा था, गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया था? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उसका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। गांधी ने उत्तर दिया था, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में किया था। चलिए, गांधी थे जो अहिंसा के दम पर डरते नहीं थे मेरे भाई, कहीं भी सच बोल देते थे। ईमानदारी तो खैर उनमें थी मेरे भाई, बाकी लोग जो बोले बात वो अलग है। चलिए, महात्मा गांधी, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है गांधी के प्रति। महात्मा गांधी अगर लोभी रहते गांधी तो देश का प्रधानमंत्री होते, लेकिन लोभी तो नहीं थे मेरे भाई। ठीक है, पहले जैसे जो भी कोट कुर्ता जो भी पहने, लेकिन जो जब कुछ करने का आया, अपने परिवार के लिए कुछ करने का समय आया, उस समय गांधी भी उतना जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे। बस यही कहना चाहूँगा मेरे भाई। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो खाली हाथ लंदन से भारत लौटे थे। खाली हाथ कहने का मतलब कि जिस बात को लेकर के उन्होंने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में गोल मेज सम्मेलन में जो भाग लिया था कि कुछ बातें करेंगे, कुछ हमारी मांगे पूरी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसलिए गांधी ने कहा था कि मैंने लंदन से खाली हाथ वापस आया। अफसोस है कि मैं लंदन से खाली हाथ वापस आया हूं। किसने कहा था? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था 14 अगस्त 1931 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था 14 अगस्त 1931 के बंबई में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो पुनः सवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1932 ईस्वी में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 ईस्वी में। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों को प्रतिनिधि थे, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल उर्दू कवि थे जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। मोहम्मद इकबाल थे वो। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वो भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान
रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था मेरे भाई, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, 1930-32 ईस्वी में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका सही रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे। इसका आंसर है कि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी, जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन है। गोलमेज और पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो पहला पॉइंट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अपना निर्वाचक मंडल को रखा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अपना निर्वाचक मंडल को रखा। अगला पॉइंट है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। विशेष उपबंध रखे गए थे, ये किसने किया था? तो गोलमेज और पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन है, स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय से कर गांधी जी बोले थे कि मैं खाली हाथ वापस आया हूं, तो तृतीय सम्मेलन में कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है मेरे भाई, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, क्वेश्चन यहाँ से भी हर बार आता है मेरे भाई। चलिए पहला प्रश्न, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचाट का जनक कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचाट का जनक कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1982 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? दलित वर्ग को। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी के कम्युनल अवार्ड की घोषणा में एक किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए? अछूतों के लिए। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। वो बनाया गया था अछूतों के लिए, वो बनाया गया था शूद्रों के लिए मेरे भाई। चलिए, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को। बौद्धों को सीटें आवंटित और चुनाव क्षेत्र का पृथक नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में सही तथ्य है। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में सही तथ्य है। सही तथ्य क्या है? पहला है,
ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। वर्ष 1932 ईस्वी में, अगस्त में 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करी थी। अगला पॉइंट है, इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार दलित के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति, यही क्या है? दलितों के उत्थान के लिए सर्वाधिक उपयोगी चीज है। मतलब दलित का भी नेता होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये हुआ। किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने कहा था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, लेकिन उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 को। पहला आमरण अनशन गांधी ने किया था कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनैतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे उस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो क्या था? तो परिगणित जातियां, मतलब दलित जातियां के लिए गांधी ने आमरण अनशन किया था कि इसको रोकिए, वर्गीकरण की जरूरत नहीं है। अस्वीकार्य वर्गीकरण से सहमत थे कौन? महात्मा गांधी। उसी के लिए आमरण अनशन किए थे। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया क्यों किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के मरणोपर्यंत उपवास प्रधानतया क्यों किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का मेरे भाई। बी.आर. अम्बेडकर ने गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वह क्या कहलाता है? तो पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। जो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और प्लीज मेरे भाई, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा मेरे भाई। नहीं तो आप लाइक तो जरूर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे मित्र। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।